दोस्तों, ये कहानी एक जेनिन नाम की खूबसूरत लड़की की, जो कि बढ़ती उम्र के साथ साथ बस प्यार और अपनी आजादी के बारे में सोच रही है। और इन आजाद ख्यालों के चलते उसका दिमाग इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि वो दो लड़कों के साथ चक्कर चलाने लगती है और साथ ही और भी गलत कामों में शामिल हो जाती है। अब जेनिन के ये आजाद ख्याल उसे किस अंजाम तक ले जाएंगे, आइए जानते हैं इस स्टोरी में, जिसका नाम है द लिटिल थीफ। तो कहानी शुरू होती है और हमें साल 1950 का फ्रांस दिखाया जाता है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ आगे हम जेनिन नाम की एक 15 साल की खूबसूरत लड़की को देखते हैं, जो कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटी मोटी चोरियां करती है और साथ ही वो नई नई मूवीज को देखने की भी बहुत बड़ी शौकीन है। इसी सीन के दौरान हम जेनिन को एक शॉप में अंडरगारमेंट चुरा कर जाते हुए देखते हैं और इस बार जो शॉप का ओनर है उसे जेनिन पर शक हो चुका है। और जब जेनिन सामान चुरा कर अपने अंकल और आंटी के घर पहुंचती है तो पीछे पीछे शॉप का ओनर भी उसके घर तक पहुंच जाता है और वो जेनिन के अंकल से शिकायत करता है कि जेनिन ने उसके दुकान से सामान चुराया है। शुरू में तो जेनिन के घर वाले इस बात पर विश्वास नहीं करते, मगर जब जेनिन के अंकल उसके रूम की तलाशी लेते हैं तो जेनिन के बेड के नीचे से दुनिया भर का चोरी का सामान निकलता है, जिसमें शॉप के वो पुराने कपड़े भी है जो कि पहले चोरी हुए थे। अब यहाँ बहुत माफी मांगने के बाद शॉप का ओनर पुलिस को नहीं बुलाता और अपना सारा सामान लेकर वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद जेनिन की अच्छे से सुटाई भी होती है। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जेनिन सड़क पर चलते हुए एक चर्च के पास से गुजर रही है और इसी दौरान उसकी नजर पादरी के कमरे में पड़ती है। जेनिन देखती है कि पादरी सारे दान किए हुए पैसों को एक बॉक्स में रख रहा है और उन पैसों से भरे बॉक्स को देखकर जेनिन की नीयत खराब हो जाती है और एक बार फिर से वो चोरी करने का प्लान बनाती है। वो रात तक सभी लोगों के सोने का इंतजार करती है, फिर जब सारे लोग सो जाते हैं तब वो चुपके से कमरे में घुसती है और जैसे ही वो बॉक्स को चोरी करने के लिए अलमारी खोलती है तभी चर्च के काम करने वाला एक नौकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और पुलिस को बुलाकर उसे अरेस्ट करवा देता है। अब यहाँ पुलिस स्टेशन में जेनिन के अंकल के साथ साथ चर्च के पादरी को भी बुलाया जाता है और जब जेनिन पादरी से माफी मांग लेती है तो पादरी चोरी की शिकायत को वापस ले लेता है और तब पुलिस जेनिन को छोड़ देती है। अब 2 बार चोरी करके पकड़े जाने के बाद जेनिन को एहसास होता है कि ये काम हमेशा वो नहीं कर सकती और तब वो एक नौकरी की तलाश करते हुए एक बंगले तक पहुंच जाती है, जिसमें एक मेड की जरूरत है। इस बंगलों में काम करने के दौरान जेनिन काम के साथ साथ अपने कुछ छोटी मोटी इच्छाओं को भी पूरा करती है, जैसे कि थोड़े अच्छे कपड़े खरीदना और अक्सर मूवीज देखने के लिए थिएटर जाना। अब एक दिन जेनिन जब थिएटर में मूवी देख रही होती है तभी उसे 2 जवान लड़के छेड़ने आ जाते हैं और उनसे परेशान होकर जेनिन एक मैच्योर आदमी के पास जाकर बैठ जाती है, जो कि लगभग 40 साल का है। यहाँ मूवी देखने के दौरान जेनिन उस आदमी के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और वो आदमी इतना अच्छा होता है कि वो जेनिन की इस हरकत से परेशान नहीं होता और उसे अच्छे से ट्रीट करता है। इसके बाद जब जेनिन नींद से जगती है तब वो अपने हरकत से काफी शर्मिंदा होती है, मगर इसी इंसिडेंट की वजह से वो दोनों दोस्त भी बन जाते हैं। इसके बाद वो दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और यहाँ हमें उनकी बातचीत से पता चलता है कि इस आदमी का नाम माइकल है, जो कि एक शादीशुदा आदमी है। अब क्योंकि माइकल एक बहुत ही सुलझा हुआ और प्रोफेशनल आदमी है, इसलिए जेनिन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और वो उसे दोस्ती बरकरार रखने के लिए उसे झूठ कहती है कि वो एक ब्यूटिशियन बनने के लिए एक एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही है। दरअसल जेनिन को डर है कि अगर वो अपनी मेड वाली काम के बारे में किसी को बताएगी तो कोई भी अच्छा आदमी उसे दोस्ती नहीं करेगा और इसी झूठ के साथ जेनिन वापस बंगलो लौट जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि जेनिन अक्सर माइकल से मिलने के लिए जाया करती है और एक दिन जब वो दोनों माइकल की कार में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तब अचानक से जेनिन माइकल को किस करना शुरू कर देती है। जेनिन ये सब इसीलिए करती है क्योंकि वो अभी अभी जवान हुई है और साथ ही साथ वो अपनी वर्जिनिटी लूज करना भी चाहती है। जेनिन माइकल को फोर्स करती है कि आज वो दोनों एक साथ सोए, मगर माइकल उसे मना कर देता है। दरअसल माइकल का कुछ उसूल है। उसका मानना है कि जेनिन एक जवान लड़की है और उसे अपनी प्यार की शुरुआत किसी जवान लड़के के साथ करना चाहिए ताकि वो अपने पहले फिजिकल एक्सपीरियंस को ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर सके। खैर, ये सब तो माइकल की थॉट्स है, जो कि जेनिन को बिल्कुल पसंद नहीं आती और उसे झगड़ा करके वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसा कि माइकल ने कहा था कि जेनिन को अपनी शारीरिक संबंध की शुरुआत किसी जवान लड़के से ही करनी चाहिए, इसलिए जेनिन एक दिन बंगलो में आए एक जवान कारीगर से अपने शारीरिक संबंध की शुरुआत करती है। फिर इसके बाद वो माइकल को एक लेटर लिखती है कि मैं अब एक कुंवारी लड़की नहीं हूं, अब किस बात की इंतजार। अब ये लेटर पढ़ते ही माइकल की जो उसूलों वाली बाधा थी वो अब खत्म हो जाती है और तब माइकल जेनिन को अक्सर होटल्स में ले जाकर उसकी शारीरिक प्यास को बुझाता है और इन्हीं होटल स्टेज के दौरान जेनिन रिवील करती है कि वो किसी अच्छे घराने से बिलोंग नहीं करती और साथ ही वो कोई ब्यूटिशियन भी नहीं है। वो तो बस एक मेड का काम करती है जिसमें उसे बहुत कम सैलरी मिल रही है। मगर माइकल किसी ऊंच नीच में विश्वास नहीं करता। वो बड़े ही प्यार से जेनिन को समझाता है कि वो बहुत ही ज्यादा तेज है और साथ ही वो थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी भी है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम टाइप राइटिंग की ट्रेनिंग लो और अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एक क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई करो। जेनिन को माइकल की बात ठीक लगती है,
और उसके इतना मोटिवेट करने पर जेनिन उसकी बात मान जाती है। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि माइकल जेनिन का एडमिशन एक इंस्टीट्यूट में करवा देता है, जहां जेनिन बहुत ही लगन से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देती है और साथ ही साथ वो अपने मेड वाला काम को भी करती रहती है ताकि थोड़ी बहुत कमाई कर सके। अब कुछ दिनों तक सब कुछ इसी तरह चलता है और एक दिन जेनिन को पता चलता है कि उसकी मालकिन सेवेरिन प्रेग्नेंट है। सेवेरिन और जेनिन के बीच कोई भी मालकिन और नौकर जैसा रिलेशन नहीं है। सेवेरिन अक्सर ही जेनिन के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती है और जब वो प्रेग्नेंट होती है तब वो जेनिन को अपने सारे कपड़े दे देती है जो कि उसे अब फिट नहीं आती। अब यहाँ हम ये भी देखते हैं कि जेनिन सेवेरिन को प्रेग्नेंट देखकर बहुत क्यूरियस हो जाती है और अगली बार जब वो माइकल के साथ संबंध बनाती है तब वो माइकल से झूठ कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। जेनिन ने झूठ सिर्फ माइकल का रिएक्शन चेक करने के लिए कहती है और जब वो देखती है कि प्रेग्नेंट वाली बात सुनते ही माइकल के होश उड़ गए हैं तब वो माइकल को बता देती है कि वो बस मजाक कर रही है। माइकल थोड़ा नाराज होकर उसे कहता है कि प्लीज ऐसा मजाक दोबारा मत करना। अब इसी छोटी सी मस्ती के बाद अगले दिन हम देखते हैं कि जेनिन अपने इंस्टीट्यूट जाती है और वहां उसे बताया जाता है कि आज क्लास नहीं होगी क्योंकि बिल्डिंग में रेनोवेशन का काम चल रहा है। अब क्योंकि जेनिन की एक बुक ऊपर क्लास में है इसलिए वो उसे लेने के लिए चुपके से अंदर जाती है और जब वो बुक ले रही होती है तभी उसे डायरेक्टर के कमरे से कुछ आवाज आती है। जेनिन आहिस्ता से रूम का दरवाजा खोलती है और वो देखती है कि बिल्डिंग में काम करने वाला एक मिस्त्री डायरेक्टर के ड्रॉयर से कुछ पैसा चुरा रहा है। इस लड़के का नाम राहुल है और वो एक जवान और हैंडसम लड़का है। जेनिन को पहली नजर में ही वो लड़का पसंद आ जाता है और इसीलिए वो शोर मचाने के बजाय राहुल से पैसे लेकर वापस ड्रॉयर में रख देती है और जब इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर कमरे में आती है तब जेनिन किसी बहाने से राहुल को बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब जेनिन इंस्टीट्यूट से निकलकर वापस घर जा रही होती है तब राहुल उसके पीछे पीछे आता है और वह जेनिन को इस बात से थैंक्स कहता है कि उसने उसे बचा लिया है। अब यहाँ राहुल जेनिन को एक ट्रीट देना चाहता है मगर उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए जेनिन उसे कहती है कि चलो कोई बात नहीं, आज ट्रीट के पैसे मैं दे देती हूँ। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां उन दोनों के बीच काफी सारे बातचीत होती है। जेनिन राहुल को बताती है कि फिलहाल वो एक मेड है मगर साथ ही अब वो एक सेक्रेटरी बनने की ट्रेनिंग ले रही है। अब इस बात पर राहुल उसे डिमोटिवेट करते हुए कहता है, जेनिन एक मेड होना तो फिर भी ठीक है मगर एक सेक्रेटरी होना तो सबसे ज्यादा बुरा है क्योंकि एज ए मेड तुम सिर्फ 2-4 लोगों की बातों को सुनती हो और उनका काम करती हो, मगर एक सेक्रेटरी बनने के बाद तुम्हें 100-200 बंदों की सुननी पड़ेगी। ये लाइफ तो सबसे ज्यादा बुरी है क्योंकि मैंने कुछ लोगों के लिए काम करके देखा है। अब राहुल के इस डिमोटिवेट करने वाले भाषण से जेनिन प्रभावित हो जाती है और उसके मन में यह ख्याल घर कर जाता है कि सेक्रेटरी बनने के बाद उसकी जिंदगी और भी खराब हो जाएगी। अब इस मीटिंग के बाद जेनिन और राहुल आगे भी मिलना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और धीरे धीरे उनके बीच शारीरिक संबंध भी बनने शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, स्टोरी के इस एंड पर हम ये देख रहे हैं कि जिस तेजी से जेनिन ने अपने लाइफ में सुधार लाया था अब वो दोबारा उसी तेजी से उसे फिर से बिगाड़ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिन राहुल के बारे में माइकल को भी बता देती है और साथ में वो ये भी बताती है कि राहुल का मानना है कि सेक्रेटरी बनने के बाद मेरी लाइफ नहीं सुधरेगी बल्कि और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। अब यहाँ जेनिन की बातों से माइकल को एहसास होता है कि वो राहुल की बातों से काफी इन्फ्लुएंस हो चुकी है, इसलिए उसे कुछ भी समझाना बेकार है। माइकल जेनिन को उसके नए बॉयफ्रेंड के लिए बधाई देता है और वहां से चला जाता है। इसके आगे हम राहुल को एक बाइक रेस करते हुए देखते हैं और वहां जेनिन भी मौजूद है। राहुल की बाइक इस काबिल नहीं है कि वो रेस को जीत सके और एक एक्सीडेंट के साथ वो इस रेस से बाहर हो जाता है। रेस को हारने की वजह से राहुल अपने आप से बहुत डिसअपॉइंट होता है और इसी वजह से जेनिन के साथ उसका थोड़ा नोकझोंक भी हो जाता है। वो अपनी बाइक को जल्द से जल्द अपग्रेड करना चाहता है मगर उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है। जेनिन राहुल की समस्या का समाधान करना चाहती है, इसलिए वो उसके साथ मिलकर कुछ चोरियों को अंजाम देती है ताकि वो दोनों कुछ पैसे कमा सके। मगर अनफॉर्चुनेटली वो चोरी का सामान बिक नहीं पाता और पैसे कमाने का इनका एकमात्र आइडिया फेल हो जाता है। यहाँ पर हम लोग ये समझ चुके हैं कि जेनिन राहुल के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि अब वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, इसलिए वो प्लान बनाती है कि अब वो अपने मालकिन को ही धोखा देगी। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि बंगलो में एक आलीशान पार्टी है। सिटी के सारे अमीर लोग सेवेरिन के पार्टी में मौजूद हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अमीर लोगों की पार्टी में बहुत से एक्सपेंसिव गिफ्ट्स आते हैं और आज जेनिन का प्लान है कि वो सारे उन एक्सपेंसिव सामान को चुरा लेगी और वहां से भाग जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जब पार्टी के सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बिजी होते हैं तब जेनिन अपना सारा सामान पैक करती है और वहां से रफू चक्कर हो जाती है। अब आगे हम राहुल और जेनिन को बाइक से भागते हुए देखते हैं और वो दोनों मेन सिटी से बहुत दूर एक बीच पर चले जाते हैं। बीच पर वो दोनों कुछ दिनों के लिए कैंप लगाकर वहीं स्टे करते हैं और इसी दौरान वो वहां काफी एंजॉय करते हैं। अब एक दिन जब दोनों सुबह बीच को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तभी उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का एक हैंड ग्रेनेड मिलता है जिसे वो मस्ती में एक लोकल चरवाहे के पास फेंक देते हैं। कुछ सेकंड्स के बाद वहां एक बहुत तगड़ा धमाका होता है जिसे वो चरवाहा बहुत गुस्से में आ जाती है और शाम के वक्त वो पुलिस वालों को बुला लेती है। शाम के टाइम राहुल खाने पीने का सामान लेने के लिए बाजार गया हुआ है, इसलिए जब पुलिस आती है तब वहां उन्हें बस जेनिन मिलती है और वो उसे पकड़ कर ले जाते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि जेनिन को एक बाल सुधार केंद्र टाइप जेल में भेज दिया जाता है और जब वो वहां पहले अपने 1-2 दिन गुजारती है
तब उसी दौरान वहां 2 लड़कियां उसे काफी परेशान करती है। एक का नाम मॉरिसेटा है और दूसरे का नाम केवाडियन। एक दिन खाने के टेबल पर जेनिन और केवाडियन के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है और इस लड़ाई में जेनिन बहुत अच्छे से केवाडियन को पेल देती है। मॉरिसेटा अपने सामने ये सब होते हुए देखती है, मगर वो अपने दोस्त की मदद नहीं करती। इसके बाद आगे की स्टोरी में हमें पता चलता है कि मॉरिसेटा सिर्फ उन लोगों की साइड लेती है जो कि सबसे मजबूत है, इसलिए अब जेनिन उसकी नई दोस्त बन जाती है। जेनिन और मॉरिसेटा के बीच बढ़ती नजदीकियां को देखकर केवाडियन को बहुत दुख होता है और वो इसी बात के चलते एक दिन अचानक सुसाइड कर लेती है। खैर, इस बात से जेनिन और मॉरिसेटा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और एक दिन मॉरिसेटा जेनिन से मिलकर एक एस्केप प्लान बनाती है और मौका पाकर वो दोनों मॉरिसेटा के बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाते हैं। अब जेल से भागते हुए वो तीनों एक जंगल के पास रुकते हैं और इसी दौरान जेनिन को कुछ उल्टियां होती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जेनिन ये बात मॉरिसेटा को बताती है और तब वो जेनिन से उसके आगे का प्लान पूछती है। जेनिन बताती है कि वो वापस टाउन जाएगी और राहुल को खोजने की कोशिश करेगी और अगर राहुल उसे नहीं मिलता तो ये बच्चा वो गिरा देगी। आगे हम देखते हैं कि जेनिन मॉरिसेटा को अलविदा कहकर अपने टाउन की ओर निकल जाती है और जब वो अपने टाउन पहुंचती है तो राहुल को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो कहीं नहीं मिलता। इसके बाद वो अपने अंकल और आंटी के पास जाती है ताकि वो वहां रात गुजार सके, मगर वो लोग पुलिस के डर से जेनिन को अपने घर में नहीं रखते। अब जेनिन थक हार कर बच्चा गिराने के लिए टाउन की एक ओल्ड लेडी के पास जाती है, मगर यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जेनिन के पास पैसे नहीं है और वो लेडी इस काम के लिए पैसे मांगती है। अब मजबूरन अपना काम करवाने के लिए जेनिन मॉरिसेटा का दिया हुआ एक कैमरा उस लेडी को दे देती है और अगले दिन की अपॉइंटमेंट बुक कर लेती है। इसके बाद जेनिन टाइम पास करने के लिए एक थिएटर जाती है और मूवी शुरू होने से पहले थिएटर में सभी लोगों को उन सोल्जर्स की वीडियो दिखाई जाती है जो कि इंडो चाइना वार के लिए फ्रांस छोड़कर चले गए थे। जेनिन देखती है कि इस वीडियो में राहुल भी मौजूद है और ये देखकर वो समझ जाती है कि अब वो उसे कभी नहीं मिल पाएगी। अब क्योंकि जेनिन के पेट में जो बच्चा है वो राहुल की आखिरी निशानी है, इसलिए अब जेनिन उस बच्चे को गिराने का फैसला बदल देती है और रात के वक्त वो चोरी से उस लेडी के घर में घुसती है और मॉरिसेटा का दिया हुआ कैमरा लेकर वहां से भाग जाती है। मूवी के आखिर में हमें एक मैसेज दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि कुछ महीनों बाद जेनिन का एक स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ है जो कि काफी सुस्त और चंचल है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी द लिटिल थीफ की पूरी कहानी। दोस्तों, एक फ्रेंच मूवी है जो कि सन 1988 में रिलीज हुई थी। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।